स्टूडेंट आज हम अपनी 9th क्लास की बायोलॉजी का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है अमेबा। देखें इससे पहले हम दो ऑर्गेनिज्म डिस्कस कर चुके हैं। एक था राना टिग्रिना मतलब फ्रॉग और एक था ब्रासिका कंपिस्टर्स मतलब के सरसों का जो प्लांट था। इनके लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ये दोनों एग्जाम्पल थी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। तो अब हम क्या करेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और उसमें एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है ऐसे ऑर्गेनिज्म को जिनके वो ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा एक ही सेल पर कंसिस्ट करने वाला होता है। मतलब एक ही सेल उसके अंदर होता है और वो सेल पूरा का पूरा एज ए ऑर्गेनिज्म के तौर पे काम करता है। मतलब जिस तरीके से हम लोग ऑर्गेनिज्म हैं और हम लोग जो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ये सारी एक्टिविटी एक ही सेल परफॉर्म अगर किसी का करना शुरू कर दे तो वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाता है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बहुत सारी कैटेगरी हैं। जैसे बैक्टीरिया भी सारे यूनिसेलुलर होते हैं और प्रोटोजोआ भी यूनिसेलुलर होते हैं। तो हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की और वो है अमेबा। मतलब अमेबा जो है ना, ये सबसे एक मोस्ट सिंपलेस्ट और बेस्ट एग्जांपल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। अमेबा जो है ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसा कि मैंने आपको बताया। मतलब कि ये इंडिपेंडेंटली सरवाइव करने के काबिल है। मतलब ये इसको सरवाइव करने के लिए किसी और सेल की जरूरत नहीं पड़ती। ये इंडिपेंडेंटली सरवाइव कर सकता है। तो अमेबा इंडिपेंडेंटली सरवाइव करने वाला ऑर्गेनिज्म है। और इसकी जो हैबिटेट है, हैबिटेट का मतलब है कहां पर ये पाया जाता है। ये मड में या मड के लो शेलो पॉन्ड्स यानी तालाब वगैरह जहां पर होते हैं, पॉन्ड्स पूल वगैरह जहां पर ये चीजें पाई जाती हैं, वहां पर ये पाया जाता है। जहां पे खड़ा हुआ पानी हो, मतलब स्टेगनेंट वाटर जहां पर भी होता है ये वहां पर पाया जाएगा। स्टेगनेंट वाटर का मतलब है कोई रनिंग वाटर ना हो बल्कि खड़ा हुआ पानी होना चाहिए, वहां पर ये पाया जाता है। इसका जो साइज है वो 0.25 mm तक होता है। अब 0.25 mm तक इसका साइज होता है। इसका मतलब है कि ये इतना छोटा ऑर्गेनिज्म नहीं है कि इसको आप माइक्रोस्कोप में भी देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से बाकायदा इसको आप विजुअलाइज कर सकते हैं। और इसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती। ये इसका सबसे की पॉइंट है कि कोई इसकी किसी भी किस्म की पर्टिकुलर शेप होती ही नहीं है। अच्छा, अब जैसे ये आपके सामने मिसाल के तौर पे एक अमेवा मौजूद है। अब अगर आप इसकी शेप को नोट करेंगे, ओवरऑल इसकी शेप किस तरीके से बनी हुई है, तो आप देखते हैं कि इसकी शेप की आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे। मतलब ये ना कोई राउंड है, ना स्क्वायर है, ना स्फेरिकल है, कोई शेप नहीं है। मतलब कोई इरेगुलर टाइप की शेप है। ये इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इंपॉर्टेंट बात है। वो क्यों इस तरह इसकी शेप ऐसे होती है, असल में आप देखें कि इसकी शेप में आपको कुछ प्रोजेक्शंस दिखाई दे रही हैं। जैसे ये एक चीज टर्म यहाँ पर लिखी हुई है सीडोपोडिया, देख रहे हैं, ये सीडोपोडिया है सारे। ये सीडोपोडिया है, ये सीडोपोडिया है, ये सीडोपोडिया होते हैं। ये सीडोपोडिया बनते और बिगड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से इसकी शेप वक्त के साथ साथ बाकायदा चेंज होती रहती है। कभी इसकी शेप कैसे हो जाती है, कभी कैसे हो जाती है। और ये जो सीडोपोडिया होते हैं, ये असल में क्यों बनते और बिगड़ते हैं, इनके दो काम होते हैं। एक तो होता है लोकोमोशन करवाना, मतलब हरकत देना इसको। जिस डायरेक्शन में सीडोपोडिया बनेंगे ये उसी डायरेक्शन में हरकत करना शुरू कर देता है। दूसरा काम होता है फूड कैप्चर करना। ये सीडोपोडिया के जरिए फूड कैप्चर करता है। और कैसे फूड कैप्चर करता है कि जहां कहीं पर भी फूड इसके साथ कांटेक्ट में आता है, ये अपने सीडोपोडिया, जिस तरह ये भी फूड पार्टिकल है फर्ज करें, और ये सीडोपोडिया दोनों, ये एक सीडोपोडिया, ये दूसरा, इसके अराउंड घेर कर इसको अंदर इंगल्फ कर जाएगा। तो ये सीडोपोडिया जो है ना, इसके लोकोमोटरी स्ट्रक्चर भी है और फूड कैप्चरिंग स्ट्रक्चर भी है, जिसके जरिए से दोनों काम परफॉर्म करता है। यही वजह होती है कि इसकी अपनी कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेट शेप नहीं होती। ये अपने सीडोपोडिया बनाता बिगाड़ता रहता है, जिसकी वजह से इसकी शेप जो है ना, वो कंटिन्यूअसली इसकी शेप चेंज होती जाती है। इसके साथ साथ जो है ना, इसके गिर्द, जिस तरह कि आपको पता है कि तमाम सेल्स के गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है, और इसके गिर्द भी एक सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है, जो कि ये मौजूद है। ये आउटर मेम्ब्रेन जो यूं करके बनी हुई है ना, ये सारी की सारी, ये सारी मेम्ब्रेन जो है इसकी सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। और ये बिल्कुल वही काम करती है जैसे हमारे सेल की मेम्ब्रेन करती है। मतलब प्रोटेक्शन का काम करती है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अंदर वाले इन्वायरमेंट को बचा के रखती है। इसकी सबसे अहम खास बात क्या है? सबसे अहम खास बात जो इसकी है वो ये कि इसका जो साइटोप्लाज्म है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। देखें, एक ये लिखा हुआ है एक्टोप्लाज्म और एक ये लिखा हुआ है एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म मतलब, एक्टो कहते हैं आउटसाइड, एक्टोप्लाज्म है ये। एक्टो का मतलब होता है आउटसाइड, ठीक है। अब ये बाहर वाला होता है। मतलब अब अगर आप इसको देखें, ये जो लाइट ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला सारा एरिया, इस एरिया को देखें तो छोटी सी आपको जो लाइट ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही है, ये सारा का सारा इसका एक्टोप्लाज्म कहलाता है। अच्छा, क्या खास बात, इसकी क्या खास बात
इसकी क्या खास बात होती है, ये एक्टोप्लाज्म नॉर्मली फ्लूइड नेचर का नहीं होता बल्कि जेल लाइक होता है, मतलब एक जेलिटिनस मास से काफी गाढ़ा सा होता है ये बिल्कुल जो है ना वैसे नहीं होता कि फ्लो करने वाली चीज, ये काफी गाढ़ी होती है, थिक। इसके अलावा दूसरा जो इसके ऊपर होता है वो होता है ये एंडोप्लाज्म, ये वाला, ठीक है। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, एंडो का मतलब है इनसाइड, और ये अंदर वाला जो साइटोप्लाज्म होता है उसको एंडोप्लाज्म कहते हैं। और ये बिल्कुल एंडोप्लाज्म जो होता है ये फ्लूइड लाइक होता है, मतलब जिस तरह पानी फ्लो करता है इस तरह फ्लूइड लाइक की स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं सोल लाइक। सोल की टर्म ड्राइव की गई है सॉल्यूशन से। तो मतलब इसका जो साइटोप्लाज्म है दो हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया है। एक साइटोप्लाज्म को हमने नाम दिया है एक्टोप्लाज्म, जो कि जेल लाइक होता है, मतलब जस्ट लाइक ए जेली, जेलेटिनस मास है। और दूसरा होता है सोल सॉल्यूशन लाइक, जिसको हमने कहा है सॉल्यूशन लाइक, जिसको सोल हमने कहा है। तो एक्टोप्लाज्म जेल है और एंडोप्लाज्म इसका सोल होता है, तो दो टाइप के होते हैं। इसके अलावा इसके सेल के अंदर एक पाया जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये आप देख सकते हैं। इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या होता है कि अमेबा के अंदर जितना भी पानी अंदर आ रहा होता है, इस पानी को, जाहिर सी बात है पानी कंटिन्यूअसली अंदर आएगा तो ये तो है ही एक सेल का बना हुआ, ये सेल स्वेलअप होकर फट सकता है किसी भी टाइम। तो ये जो वैक्यूल होता है, जितना भी एक्सेसिव वाटर है, वाटर को रिमूव करने का काम परफॉर्म करता है। ये रिमूव करता है एक्सेसिव वाटर को, मतलब सारे वाटर को नहीं, एक्सेसिव वाटर जो अंदर, क्योंकि आपको पता है ना ये स्टेगनेंट वाटर का एनिमल है। ये देखें स्टेगनेंट वाटर हमने पढ़ा है कि खड़े हुए पानी का, तो पानी तो अंदर आएगा इसके सेल के अंदर, इसको बचाने के लिए कि एक्सेसिव वाटर ना आ जाए और इससे वो सेल डिस्ट्रॉय ना हो जाए, तो इस पर्पस के लिए इसके अंदर ये चीज होती है। इसके बाद इसके सेल में ये लाइसोसोम्स होते हैं। ये जो लाइसोसोम्स होते हैं ये इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन का प्रोसेस करवाते हैं। इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। नाउ इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है सेल के अंदर जो डाइजेशन होती है, जो फूड को इंगल्फ करता है अपने अंदर, और इंगल्फ करने के बाद जो है ना फूड को जाहिर सी बात है कि डाइजेस्ट भी करना होगा। तो वो जो इंगल्फ करने के बाद डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, वो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो ये ऐसे परफॉर्म करता है इस लाइसोसोम्स के जरिए से। उसके बाद इनके अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है, एंड न्यूक्लियस डेफिनेटली यू नो दैट कि ये एक कंट्रोल सेंटर होता है सेल का, और सेल की तमाम एक्टिविटी को कंट्रोल करने का रिस्पॉन्सिबल ये न्यूक्लियस ही होता है, यानी जितनी भी इसमें एक्टिविटी चल रही है। इसके बाद इसके अंदर होता है फूड वैक्यूल, और ये जो फूड वैक्यूल इसके अंदर पाया जाता है, ये फूड वैक्यूल ये फूड को कैप्चर करने के बाद बनते हैं। ये जैसे ये जो फूड वैक्यूल्स हैं, ये फूड वैक्यूल है, और ये फूड वैक्यूल कैसे बनते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ये डायग्राम बनाई हुई है कि यहाँ से फूड को कैप्चर करेगा और ये मेम्ब्रेन यहाँ से और यहाँ से दोनों साइड से कांटेक्ट में आकर ये एक वैक्यूल सा बना लेती है। दैट वैक्यूल इज कॉल्ड फूड वैक्यूल। तो इस वजह से ये फूड वैक्यूल जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और फिर लाइसोसोम इसी से अटैच होकर इसको डाइजेस्ट करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो आपको इस कलर से दिखाई दे रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी जनरेट करते हैं इसके अंदर, मतलब एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये होता है एनर्जी मॉलिक्यूल। ये हमारी बॉडी में भी होता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, और ये इनकी तो हर ऑर्गेनिज्म में एनर्जी जो होती है वो एटीपी ही प्रोवाइड कर रहा होता है, इसलिए एटीपी का मॉलिक्यूल इनके लिए हमारी तरह ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा फैट ड्रॉपलेट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। फैट ड्रॉपलेट्स का मतलब होता है ये रिजर्व फूड है इनका, ये होता है इनका रिजर्व फूड। अब ये जो रिजर्व फूड है इनका ये किस लिए होता है, ताकि फ्यूचर में जब भी इनको फूड की जरूरत पड़े तो ये इसको इस्तेमाल कर सके। स्टूडेंट ये अमेबा था, और उसके अंदर मौजूद तमाम के तमाम जितने भी ऑर्गेनिल्स पाए जाते हैं सब चीज़ें हैं मौजूद। इसके हवाले से कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म डिस्कस करेंगे, वो भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, और इस तरह से चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा।